देख लें शेयर्ड लॉक जो है, एक्सक्यूज मी, यहाँ पे शेयर्ड लॉक तभी यूज होता है जब सिर्फ डेटा रीड कर रहे हो। तो अगर एक ट्रांजैक्शन डेटा रीड कर रही है और दूसरी भी रीड कर रही है तो उसमें कन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। कंपैटिबिलिटी उसकी क्या है, ट्रू है। एक ट्रांजैक्शन अगर रीड कर रही है, उसने शेयर्ड लॉक लिया और दूसरी एक्सक्लूसिव लॉक लेना चाहती है तो फॉल्स, लॉक नहीं मिलेगा, कंपैटिबिलिटी फॉल्स हो जाएगी। इसी तरह दोनों ट्रांजैक्शन अगर एक्सक्लूसिव लॉक लेंगी तो फॉल्स हो जाएगी। So transaction may be granted a lock on atom if the requested lock is compatible with the lock। कहने का मतलब है एक ट्रांजैक्शन को लॉक लिया हुआ है शेयर्ड, दूसरी भी ट्रांजैक्शन शेयर्ड लॉक लेना चाहती है तो मिल जाएगा। लेकिन एक को मिला हुआ है शेयर्ड, दूसरी एक्सक्लूसिव लेना चाहती है, नहीं मिलेगा। एक को मिला हुआ है शेयर्ड एक्सक्लूसिव, दूसरी शेयर्ड लेना चाहती है, नहीं मिलेगा। समझ में आ रही है बेटा? एक ट्रांजैक्शन देखिए, ये एक ट्रांजैक्शन ले ली यहाँ से, एक ट्रांजैक्शन उसको शेयर्ड लॉक मिला हुआ है और दूसरी ट्रांजैक्शन क्या ले रही है, मांग रही है शेयर्ड लॉक, तो ट्रू आ गया। ट्रू का मतलब है लॉक उसको मिल जाएगा, दोनों को मिल जाएगा एट ए टाइम। दोनों एक ही आइटम पे लॉक लगा सकती हैं शेयर्ड का। ये दो क्या दो से ज़्यादा भी लगा सकती हैं ट्रांजैक्शन एक ही टाइम में। लेकिन अगर एक ट्रांजैक्शन जो है उसको शेयर्ड लॉक मिला हुआ है और दूसरी एक्सक्लूसिव लॉक मांग रही है तो वो फॉल्स, मतलब लॉक नहीं मिलेगा। उल्टा कर लें तो ये वाला फॉल्स है, और दोनों ही अगर एक्सक्लूसिव में है तब भी फॉल्स है। सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है जब वो शेयर्ड लॉक लेंगे। सो एनी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कैन होल्ड शेयर्ड लॉक ऑन एन आइटम, बट इफ ट्रांजैक्शन होल्ड एन एक्सक्लूसिव लॉक ऑन आइटम, नो अदर ट्रांजैक्शन में होल्ड एनी अदर लॉक, ना शेयर्ड ना एक्सक्लूसिव। अगर किसी ने एक्सक्लूसिव लिया हुआ है तो दूसरी ट्रांजैक्शन को ना शेयर्ड मिलेगा और ना ही एक्सक्लूसिव मिलेगा। इसकी एग्जाम्पल यहाँ समझ लें। ये शेड्यूल विथ लॉक्स है, T1 T2। T1 ने लॉक की रिक्वेस्ट की लॉक एक्स माना एक्सक्लूसिव, किसके ऊपर, बी के ऊपर। बी डेटा आइटम है, मतलब बी डेटा है, अकाउंट नंबर है, व्हाट्सएवर। तो कंकरेंसी कंट्रोल मैनेजर क्या करेगा, इसको ग्रांट करेगा, ग्रांट मैसेज देगा कि मैंने इसको क्या किया, लॉक दे दिया T1 को। अब ये ट्रांजैक्शन T1 क्या करेगी, रीड करेगी, अपडेट करेगी और देन राइट करेगी, और उसके बाद क्या करेगी, अनलॉक करेगी। जब अनलॉक करेगी तो फिर T2 जो है वो रिक्वेस्ट करेगा शेयर्ड लॉक की। अब अनलॉक हो चुकी है तो शेयर्ड लॉक मिल जाएगा इसको, तो ये ग्रांट हो जाएगा T2 को कौन सा लॉक, शेयर्ड लॉक। ये रीड करेगा, अनलॉक कर देगा, बी को शेयर्ड लॉक मांगेगा, मिल जाएगा क्योंकि बी भी फ्री है अभी। वो रीड करेगा और अनलॉक कर देगा और फिर दोनों को डिस्प्ले करा देगा A+B। T1 को रिक्वेस्ट करनी है ए के लिए, उसने शेयर्ड एक्सक्लूसिव लॉक की रिक्वेस्ट की, एक्सक्लूसिव लॉक फ्री है, मतलब बी ए आइटम फ्री है तो ग्रांट हो जाएगा। ये रीड करेगा और उसके बाद उसको प्लस करेगा 50 एंड देन राइट करेगा, और राइट करने के बाद अनलॉक कर देगा। तो इस तरह से आपका लॉक के ज़रिए ट्रांजैक्शन चलेंगी। मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन जब लॉक करने जाएगी तो रिक्वेस्ट करेगी किससे, कंकरेंसी कंट्रोल मैनेजर से। अगर देखेगा कंकरेंसी कंट्रोल मैनेजर कि अगर किसी और ट्रांजैक्शन ने लॉक नहीं लिया हुआ तो दे देगा, अगर लिया हुआ तो नहीं देगा। तो इस तरह से हमने शेड्यूल बनाया। अब ये शेड्यूल कह रहा है कि सीरियलाइजेबल नहीं है, ये शेड्यूल सीरियलाइजेबल नहीं है। सीरियलाइजेबल का मतलब ये है कि हम इसको ऐसे नहीं बना सकते कि T1 पहले चलेगी उसके बाद T2 चलेगी, या T2 पहले चलेगी और उसके बाद T1 चलेगी, यानी कोई शफलिंग नहीं कर सकते, स्वैपिंग करके हम दूसरा शेड्यूल नहीं बना सकते। एक ही शेड्यूल है, ऐसे ही चलेगा, इसके अलावा दूसरा शेड्यूल नहीं बना सकते। जैसे हमने पढ़ा था ना पहले, शेड्यूल 3 शेड्यूल 4 स्वैपिंग करके बनाते थे, दोनों कहते थे इक्विवेलेंट हैं। इसका इक्विवेलेंट नहीं बनाया जा सकता। बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता, देखो ट्रांजैक्शन T2 क्या कर रही है, A+B कर रही है, लेकिन B कब ले रही है, वो माइनस होने के बाद, या T1 उसको माइनस कर दे, और A कब ले रही है, प्लस करने से पहले। ठीक है, तो ये एक ही पॉसिबल सिचुएशन है जहाँ पर हो सकता है वो दरमियान में। तो हम कहेंगे ये क्या है, शेड्यूल सीरियलाइजेबल नहीं है, दिस शेड्यूल इज़ नॉट सीरियलाइजेबल। उसकी लॉजिक मैंने बता दी, वाई। अब एक लॉकिंग प्रोटोकॉल इज अ सेट, होता क्या है, लॉकिंग प्रोटोकॉल क्यों यूज़ किया हमने, पहले तो हम डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे लॉकिंग प्रोटोकॉल क्या होता है। अब यहाँ बता रहे हैं, लॉकिंग प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स फॉलोड बाय ऑल ट्रांजैक्शन व्हाइल रिक्वेस्टिंग एंड रिलीजिंग लॉक्स।
Locking protocol enforce serializability by restricting the set of possible schedule. कंकरेंसी कंट्रोल मैकेनिज्म है हमारे पास। दो बेसिक प्रोटोकॉल हमने बनाए लॉकिंग के लिए, एक का नाम तो लॉकिंग ही रखा और दूसरे को टाइम स्टैंपिंग। दोनों ही लॉकिंग मैकेनिज्म है कंकरेंसी कंट्रोल के, एक लॉकिंग और दूसरा टाइम स्टैंपिंग। ये दो कंकरेंसी कंट्रोल मैनेजर सिस्टम है हमारे पास। अब दोनों के दोनों कंजर्वेटिव हैं। कंजर्वेटिव का मतलब ये है कि ये इनकन्सिस्टेंसी होने से रोकेंगे, पहले ही रोक लेंगे। अगर ऐसा लगेगा कि डेटा ख़राब हो जाएगा या इनकन्सिस्टेंट हो जाएगा या उसकी इंटीग्रिटी लॉस हो जाएगी, उसको रोक लेंगे पहले ही, तो ये कहलाएगी कंजर्वेटिव। यानी इससे होगा क्या कि डिले आएगा ट्रांजैक्शंस के अंदर, जो कि कन्फ्लिक्ट अगर रेज करने की पॉसिबिलिटी हो उसको पहले ही ये क्या कर देगा, डिले कर देगा, ताकि कन्फ्लिक्ट हो ही ना। दूसरी अप्रोच हमारी होती है ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक में क्या कहते हैं हम, ऑप्टिमिस्टिक में हम कहते हैं ट्रांजैक्शन प्रोसीड हो, लेकिन जहाँ प्रॉब्लम आए वहाँ रोक लो, वहाँ पर रोक लो। ये मैथडोलॉजी कहलाती है ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक में हम ये अज्यूम करते हैं कि कन्फ्लिक्ट बहुत रेयर है, कभी कभार आता है, तो क्यों अपने आप को हम रोक के रखें जिससे परफॉर्मेंस डाउन हो जाए। कंजर्वेटिव में हम कहते हैं कि ये कन्फ्लिक्ट आने की हाई प्रोबेबिलिटी है, तो पहले ही उसको रिस्ट्रिक्ट कर दो। क्लियर है? इसकी मिसाल मैं आसान लफ्ज़ों में यूँ करके समझाता हूँ कि कंजर्वेटिव अप्रोच ये होगी कि लेट्स सपोज मैं अगर कोई ट्रेन की टिकट बुक कर रहा हूँ और ट्रेन की टिकट जो है मुझे नज़र आ रही है अवेलेबल है और मैंने उसको लॉक कर दिया। लॉक करूँगा ना, पहले क्या करते हैं, लॉक करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, मतलब सेलेक्ट कर लेंगे तो लॉक हो गई। अब लॉक हो गई तो अब जाके आप पेमेंट करते हैं जायज़ कैश से या ईजी पैसा से। जब पेमेंट करते हैं तो जब पेमेंट हो जाती है तो आपकी टिकट कंफर्म हो गई। अगर पेमेंट नहीं हुई, आपके अकाउंट में बैलेंस ही नहीं है, या आपके पास नंबर गलत डायल कर दिया आपने, या आपने इतना टाइम गुजर गया जो सेशन एक्सपायर हो गया, तो वो जो टिकट आपने लॉक की थी वो वापस हो जाएंगी, वापस हो जाएंगी ना रेलवे को। तो ये हमारे पास जो अप्रोच। अच्छा, कंजर्वेटिव क्या होगा उसमें? कंजर्वेटिव ये होगा कि जब मैंने लॉक की तो उस टाइम में वो टिकट किसी और को एक्सेसिबल ना हो, किसी और को क्या मिलेगी, बिजी मिलेंगी। जब मैंने फ्री कर दी, अनलॉक कर दी, अब वो दूसरे को नज़र आएंगी। अब इससे क्या होता है, नुकसान होता है बिज़नेस में। अब मैंने लॉक की, पैसे हैं ही नहीं, फिर कहा यार पैसे दे दो, कोई नहीं दिए, फिर वो इतनी देर बिजी रही, तो उस टाइम में अगर मेरा कस्टमर आया और उसको वो बिजी मिली टिकट और वो किसी और ट्रेन से चला गया या किसी और सवारी से चला गया, तो वो टिकट तो मेरी ज़ाया हो गई ना। क्लियर है? तो उसमें बिज़नेस को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए क्या किया जा सकता है कि हम ऑप्टिमिस्टिक पे जाएं। ऑप्टिमिस्टिक में ये होगा कि मैंने एक्सेस की, मुझे एक्सेस हो गई, आपने एक्सेस की, आपको भी एक्सेस हो गई, मैंने पेमेंट कर दी, आपको सॉरी कर ले कि सॉरी ट्रांजैक्शन कैन नॉट बी प्रोसीडेड, और अगर मैंने पेमेंट नहीं की तो आपकी टिकट बुक हो जाए। तो इसमें हम कहेंगे कन्फ्लिक्ट आए तो उसको हैंडल कर लो, ना आए तो चलने दो। पहली सूरत में कंजर्वेटिव में हम कहते हैं कन्फ्लिक्ट होने ही ना दो। क्लियर है? आ रही बात समझ में? याद रहेगी? यानी हेलमेट, मोटरसाइकिल पे अगर हेलमेट यूज़ करते हैं तो ये क्या है, प्रोटेक्शन मेथड स्ट्रेटजी, ठीक है, कंजर्वेटिव अप्रोच। और हेलमेट यूज़ ना करें, अच्छे वाली मेडिकल इंश्योरेंस करवा लें, तो ये रिएक्टिव अप्रोच है। जब हो जाएगा एक्सीडेंट तो इलाज करवा लेंगे, क्या है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें हैं। तो हम ये ऑप्टिमिस्टिक कहता है कि होगा ही नहीं एक्सीडेंट, मैं बड़ा अच्छा बंदा हूँ, चलाता हूँ मैं जानकारी से, लेकिन हो गया तो इलाज करा लेंगे। तो ऑप्टिमिस्टिक है वो कहता है बहुत रेयर कन्फ्लिक्ट आया, कन्फ्लिक्ट आएगा तो उसको हैंडल कर लेंगे, अदरवाइज कन्फ्लिक्ट होता ही नहीं। क्लियर? सो अब हम चलते हैं कि लॉकिंग क्या है, कंजर्वेटिव है। पहले वो क्या करता है, डिले करवा देता है। अगर एक ट्रांजैक्शन काम कर रही है तो दूसरी को वेट करवाएगा। क्लियर? So transaction use locks to deny the access to another transaction and so prevent incorrect updates. Most widely used approach है to ensure the serializability. Generally, transaction must claim a shared lock, जिसको read lock भी कहते हैं हम, और exclusive lock, जिसको write lock भी कहते हैं, on the data item before read or write.
रीडिंग या राइटिंग करने से पहले वो लॉक लेगा, लॉक मिल जाएगा तो रीडिंग और राइटिंग करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। लॉक प्रिवेंट अनदर ट्रांजैक्शन फ्रॉम द मॉडिफाइंग आइटम और इवन रीडिंग इट इन केस ऑफ राइट लॉक। मतलब आपने राइट लॉक लिया हुआ है और मैं रीड करना चाह रहा हूँ, तो अब मैं रीड कर रहा हूँ तो गलत वैल्यू को रीड कर रहा हूँ, आपने उस वैल्यू को चेंज कर दिया और मैं पुरानी वैल्यू रीड कर रहा हूँ, तो गलत हो गया ना। तो अगर आप उसको चेंज कर रहे हो उस वक्त मुझे वो नज़र नहीं आनी चाहिए, मुझे वो लॉक रीडिंग के लिए नहीं मिलना चाहिए। हाँ, आप भी रीड कर रहे हैं, मैं भी रीडिंग के लिए मांग रहा हूँ, दोनों को मिलना चाहिए, क्योंकि वैल्यू चेंज नहीं होगी, वैल्यू तो सेम रहेगी, रीडिंग में तो सेम रहेगी। आप भी रीड करें, कोई और भी रीड कर रहा हूँ, मैं भी रीड कर रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन चेंजिंग में फ़र्क पड़ता है। ठीक है, इसकी एक और एग्जांपल दूँ। जैसे मैंने तुम्हें कहा ना कि जाओ मैडम से पूछ के आओ कौन सा रूम खाली है। अगर तुम आते ये देखते रूम खाली है और हम जहन बनाते कि टिकट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएं, और हो सकता उसी टाइम में किसी और क्लास का सीआर भी देख के गया हो कि रूम खाली है और वो भी अपनी क्लास को लेके आ रहा हो, तो क्या होता? कन्फ्लिक्ट। क्लियर है? तो हमने क्या किया, सिस्टम ऐसे बना हुआ है कि हम उससे पूछेंगे जो ग्रांट करता है लॉक, वो प्रोग्राम ऑफिस, उससे जाके बोलेंगे हम चले जाएं। अगर उनने हमें बोल दिया हाँ चले जाएं, तो अब दूसरी क्लास आएगी, बोलेंगे हम परमिशन लेके आए, आप निकलो, है ना। सिस्टमेटिक हो जाए। क्लियर? ये सिस्टमेटिक में चलता है। इसको हम कहते हैं ग्रांट और कंकरेंसी कंट्रोल, यानी कंकरेंसी कंट्रोल मैकेनिज्म में हमें चीज़ें चाहिए होती हैं। अब इसके रूल्स सीखते हैं। बेसिक रूल्स क्या है? इफ़ ट्रांजैक्शन हैज़ शेयर्ड लॉक ऑन आइटम कैन रीड बट नॉट अपडेट। शेयर्ड लॉक में रीड हो सकता है, अपडेट नहीं होगा। इफ़ ट्रांजैक्शन हैज़ एक्सक्लूसिव लॉक ऑन आइटम बोथ कैन रीड एंड राइट। वो रीड भी कर सकती है और राइट भी कर सकती है। रीड कैन नॉट कन्फ्लिक्ट सो दैट other transaction can hold a shared lock on simultaneously on the same item. शेयर्ड लॉक और एक्सक्लूसिव लॉक, शेयर्ड लॉक का मतलब है रीड लॉक। मैं कोई इन्फॉर्मेशन रीड कर रहा हूँ, आप भी रीड कर रहे हैं, कोई और भी रीड कर रहा है, कोई और भी करता रहे। रीड करने से क्या होगा? शेयर्ड है, ये शेयर्ड है। और अगर आपको चेंज करना है, राइट करना है, फिर आप एक्सक्लूसिव लॉक लेंगे, रीड लॉक नहीं लेंगे, शेयर्ड लॉक नहीं लेंगे, एक्सक्लूसिव लॉक लेंगे। दो लॉक के टाइप है इसको। हाँ, एस शेयर्ड फॉर रीडिंग, एक्सक्लूसिव फॉर राइटिंग। और राइटिंग के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट रीडिंग आ जाती है, रीड करेगा तो राइट करेगा ना, मतलब रीडिंग उसके अंदर इंक्लूसिव है। क्लियर हो गया? सो रीड कैन नॉट कन्फ्लिक्ट, सो मोर देन वन ट्रांजैक्शन कैन होल्ड शेयर्ड लॉक सिमिल्टेनियसली ऑन द सेम आइटम। Exclusive lock give transaction exclusive access to that item। मतलब एक्सक्लूसिव एक्सेस दे रहा है, जब उस वक्त वो एक्सेस कर रहा हो, कोई और एक्सेस नहीं कर रहा। ये एक्सक्लूसिव है ना। एग्जाम्पल देखें अब आप, और एग्जाम्पल में डेटा को समझें। T9 क्या कर रहा है? एक्स को रीड कर रहा है, रीड किया एक्स, उसके बाद 100 प्लस किया और फिर राइट किया। T10 ने उसके बाद क्या किया? बिगन की ट्रांजैक्शन, रीड किया 100 और उसको 10% इंक्रीज़ किया। बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस मल्टीप्लाई बाय 1.1 का मतलब है बैलेंस को आपने कितना इंक्रीज़ कर दिया? 10%। 10% इंक्रीज़ हो गया ना। और फिर राइट करवा दिया, रीड किया वाई के बैलेंस को 10% इंक्रीज़ किया और राइट करवा दिया। ठीक हो गया? उसके बाद क्या करेगा? कमिट करेगा। कमिट करने के बाद अब ये रीड करेगा किसको? बैलेंस रीड करेगा। बैलेंस रीड करने के बाद बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस माइनस 100 और राइट करवा देगा। तो इसने जो बाय ने राइट करवाया था उसको उसने क्या किया? रीड करके माइनस किया और फिर उसके बाद कमिट हुआ। पहले कमिट कौन सी ट्रांजैक्शन? जो बाद में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, अब इसमें हम कहते हैं कि जो लॉकिंग मैकेनिज्म है वो इनकरेक्ट है। लॉकिंग मैकेनिज्म कैसे इनकरेक्ट है? T9 ने पहले राइट लॉक लिया किसके ऊपर? बैलेंस एक्स के ऊपर। रीड लॉक लिया T9 ने बैलेंस एक्स के ऊपर।
तो जब इसने राइट लॉक ले लिया T9 ने, तो उसके बाद रीड लॉक नहीं मिलना चाहिए था, मिलना चाहिए था। लेकिन अगर ये देखें, अगर हम राइट लॉक लिया T9 ने, मिल गया ओके, फिर रीड किया उसने ओके, फिर राइट किया ओके, उसके बाद अनलॉक कर दिया। अनलॉक करने के बाद जब ये T9 ने अनलॉक किया, उसके बाद राइट लॉक किसको मिला? 10 को। उसने रीड किया, राइट किया, फिर अनलॉक किया। अनलॉक करने के बाद फिर राइट लॉक किसको मिला? T10 को, y के लिए। रीड किया, राइट किया और अनलॉक किया, एंड देन कमिट किया। अच्छा, T10 बाद में स्टार्ट हो रहा है, कमिट पहले कर रहा है। अगर T9 फेल हो जाए, इसने कमिट कर दिया और आगे जाके T9 फेल हो जाए, तो क्या होगा? इनकन्सिस्टेंसी आ जाएगी ना। यहाँ देखें, इसने कमिट कर दिया और यहाँ जाके लेट्स सपोज ये रीड करे वाई को, राइट करे और उसके बाद रोल बैक हो जाए, तो क्या होगा? गलत हो जाएगा, इनकन्सिस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये तो कमिट कर चुका है, वापस नहीं हो सकता ये कमिट। अब इसने जो डेटा यूज़ किया है वो कौन सा यूज़ किया है? बैलेंस एक्स अपडेटेड, जो T9 ने चेंज किया था। अब T9 तो रोल बैक हो गया, मतलब अंडू हो गया, तो वो डेटा इनकन्सिस्टेंट हो गया। एक बात तो ये। दूसरी बात, अगर आप इसको देखें स्टार्ट ऑफ एग्जांपल के साथ, अगर हम बोलें कि हमारे पास जब हम बात करते हैं सीरियलाइजेशन की, तो सीरियलाइजेशन क्या होता है कि एक ट्रांजैक्शन पहले चलती है, फिर दूसरी उसके बाद चलती है। अगर हम स्टार्ट पे बैलेंस एक्स ले लें 100, बैलेंस वाई ले लें 400, एक्स 100, वाई 400, तो रिजल्ट हमारा क्या होना चाहिए? अगर हम T10 को पहले चलाएं, तो T10 पहले चलेगी, क्या करेगी? 100 में 100 प्लस करेगी। T10 पहले चलेगी, देखें दोबारा से देख, जहन में उठा लें या फोटो ले लें। T10 क्या कर रही है? बैलेंस को 9 ने क्या किया? 100 प्लस किया, फिर उसके बाद उसने क्या किया? 10%, देन y को 10% किया, और इसने फिर y को 100 माइनस किया। अब बैलेंस x कितना है? 100 है। T9 क्या करेगी? 100 प्लस करेगी, कितना हुआ? 200। 10% निकालेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे, कितना हुआ? 220। तो x की वैल्यू क्या हो गई? 220। y कितना था? 400। y 400 है, y 400 का क्या निकलना चाहिए पहले? 10%, तो 440 होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या? y का पहले माइनस हुआ है, क्योंकि T9 पहले एग्जीक्यूट हो रही है ना, तो y माइनस होगा 100 माइनस हुआ तो 300 रह गया। 300 का 10% 330। तो बैलेंस ये बनता है। अगर हम कहें कि इफ़ y एग्जीक्यूट बिफोर T9 एग्जीक्यूट बिफोर T10, तो ये बैलेंस होना चाहिए। और अगर T10 को एग्जीक्यूट करें बिफोर T9, तो बैलेंस ये होना चाहिए। लेकिन ना बैलेंस ये है और ना बैलेंस वो है। बैलेंस हो क्या रहा है? डिफरेंट आ रहा है दोनों का। हाउएवर रिजल्ट शुड बी, बैलेंस एक्स क्या होना चाहिए? 220, और बैलेंस वाई क्या होना चाहिए? 340। लेकिन हो नहीं रहा है ऐसा। ठीक है, तो ये क्या हुआ? इनकन्सिस्टेंसी आ गई। अब इसको इनकन्सिस्टेंसी को रिड्यूस करने के लिए हम कहते हैं जो लॉकिंग है ना, क्यों हो रहा है ऐसा कि जो आपकी ट्रांजैक्शन जो है, जब वो लॉक रिलीज़ करती है, उसको दूसरी ट्रांजैक्शन फ़ौरन रीड कर लेती है। उसको फ़ौरन रीड नहीं करना चाहिए, उसको पहले वाली ट्रांजैक्शन को कंप्लीट होने देना चाहिए, ताकि उसकी कंसिस्टेंट वैल्यू इसके पास है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कहते हैं ये शेड्यूल क्या है? सीरियलाइजेबल नहीं है। एस इज़ नॉट अ सीरियलाइजेबल, ये ऐसे ही चलेगा। अगर आप उसको शेड्यूल को रखेंगे एस T9 के अंदर T10 चल रही है, ऐसा नहीं हो सकता कि T9 में पहले कंप्लीट हो और T10 बाद में, या ऐसा भी नहीं हो सकता कि T10 पहले कंप्लीट हो या T9 बाद में। तो हम कहते हैं ये शेड्यूल क्या है? सीरियलाइजेबल नहीं है। प्रॉब्लम क्या आ रहा है इसमें? ट्रांजैक्शन रिलीज द लॉक टू सून, रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ डेटा आइसोलेशन एंड एटॉमिसिटी। ये दो प्रॉपर्टी है ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट की जो प्रिजर्व होनी चाहिए थी, लेकिन प्रिजर्व नहीं हो रही। एटॉमिसिटी क्या है? ट्रांजैक्शन 1 हो या नन हो, ऐसे ही है। कंप्लीट हो या बिल्कुल अंडू हो जाए, पार्शियल नहीं होनी चाहिए।
और आइसोलेशन क्या है? आइसोलेशन प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन की ये बताती है कि जब ट्रांजैक्शन चल रही हो, जब ट्रांजैक्शन चल रही हो तो दूसरी ट्रांजैक्शन को इसका पता ना हो। लेकिन हम यहाँ जान रहे हैं, देख रहे हैं कि जब एक ट्रांजैक्शन चल रही है तो दूसरी ट्रांजैक्शन जो यूज़ कर रही है उसका पार्शियल डेटा ले रही है, पार्शियल ट्रांजैक्शन का। पूरी ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुई। देखिए यहाँ पे ऐसा ही है, ये ट्रांजैक्शन क्या है? आइसोलेटेड नहीं है इससे, है ये इसका डेटा यूज़ कर रही है, और ये किसका यूज़ कर रही है? इसका डेटा यूज़ कर रही है। तो आइसोलेशन प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो गई। ठीक है, ये इसका डेटा यूज़ कर रही है लेकिन कंप्लीट होने के बाद यूज़ करे। अगर कंप्लीट होने के बाद यूज़ करेगी तो हम कहेंगे सीरियलाइजेशन है, सीरियलाइज शेड्यूल है, अदरवाइज हम कहेंगे सीरियलाइज नहीं है। तो ये कह रहा है इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए आप क्या करते हैं? कहते हैं कि ये प्रॉब्लम क्या है? लॉस ऑफ टोटल आइसोलेशन। आइसोलेशन तो है लेकिन टोटल नहीं है, कंप्लीट आइसोलेशन नहीं है। To guarantee the serializability, need an additional protocol concerning the position of lock and unlock operation in every transaction. हम क्या करेंगे? लॉक और अनलॉकिंग करेंगे हर ट्रांजैक्शन के ऑपरेशन में। इसके लिए हम यूज़ करेंगे टू फेज़ लॉकिंग, 2PL कहलाता है ये नया प्रोटोकॉल है लॉकिंग का। थोड़ा सा हमने उसके अंदर चेंजेस की, और चेंजेस क्या की कि जब हम लॉक करेंगे और अगर एक ट्रांजैक्शन ने लॉक लिया है एक्सक्लूसिव, ठीक है, और वो दूसरा भी लॉक लेना चाह रही है, तो वो लॉक रिक्वेस्ट करती रहेगी, रिलीज़ नहीं करेगी। और दूसरी ट्रांजैक्शन अगर लॉक रिलीज़ कर रही है तो वो रिलीज़ करेगी सारे के सारे लॉक्स, रिक्वेस्ट नहीं करेगी। यानी अगर कोई ट्रांजैक्शन लॉक्स अक्वायर करना चाहती है तो अक्वायरिंग फेज़ में वो अक्वायर करेगी सारे के सारे लॉक जितने भी उसको चाहिए, अपना काम करेगी और उसके बाद रिलीज़ करेगी। जब रिलीज़ करेगी तो सारे लॉक रिलीज़ करेगी। तो इसकी बेसिस पे हमने 2 फेज़ बना दिए इसके। 2 फेज़ में एक फेज़ कहलाएगा ग्रोइंग फेज़ और दूसरा कहलाएगा श्रिंकिंग फेज़। ग्रोइंग फेज़ क्या है? अक्वायर ऑल लॉक्स बट कैन नॉट रिलीज एनी लॉक। और श्रिंकिंग फेज़ क्या होगा? रिलीज ऑल लॉक बट कैन नॉट अक्वायर एनी न्यू लॉक। डेडलॉक पढ़ा अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में? नहीं पढ़ा अभी तक? कोई मसला नहीं, चलो मैं समझाता हूँ। डेडलॉक क्या होता है? प्रोसेस एक है, उसने एक रिसोर्स लिया, उसको दूसरा रिसोर्स चाहिए, दोनों रिसोर्स को मिला के वो काम करेगा। दोनों रिसोर्स चाहिए उसको तभी काम होगा। एक उसने ले लिया और दूसरा वो रिक्वेस्ट कर रहा है। दूसरा प्रोसेस है, उसने वो वाला रिसोर्स ले लिया है जो रिक्वेस्ट कर रहा है और वो इसका इंतज़ार कर रहा है जो दूसरा प्रोसेस मांग रहा है। इसको मैं डायग्राम से इसे समझा सकता हूँ कि प्रोसेस P1 है और प्रोसेस P2 है। रिसोर्स R1 है और रिसोर्स R2 है। P1 ने R2 को अक्वायर कर लिया। एरो का मिसाल मतलब क्या है? ये R2 उसको मिल गया, P1 को मिल गया, और रिक्वेस्ट कर रहा है किसकी? R1 की। P2 ने R1 को अक्वायर कर लिया और रिक्वेस्ट कर रहा है किसकी? अब काम कब होगा P1 का? जब दोनों रिसोर्स मिलेंगे, ठीक है। और काम कब स्टार्ट करेगा P2? जब दोनों रिसोर्स मिलेंगे। अब ये P1 ने अक्वायर किया, वो जब कब रिलीज करेगा? जब उसका काम हो जाएगा। काम कब होगा? जब ये R1 मिलेगा उसको। और P2 कब रिलीज करेगा इसको, R1 को? जब उसका काम हो जाएगा। और काम कब होगा? जब R2 मिल जाएगा उसको। ना वो रिलीज करेगा ना P1 रिलीज करेगा, P2, दोनों सर्किल। अब आपको समझ में आ रहा है टू फेज प्रोटोकॉल। ये सिचुएशन कहलाती है, ये है कि अगर किसी ने एक अक्वायर ले लिया, ये सिचुएशन कहलाती है एक रिसोर्स ले लिया, दूसरा चाहिए, तीसरा चाहिए, ले सारे ले, अपनी ट्रांजैक्शन कंप्लीट करे और फिर सारे रिलीज करे। ऐसा ना हो एक ले लिया, दूसरा ले रहा है, तीसरे को रिलीज कर रहा है। नहीं, रिलीज करेगा तो सबको रिलीज करे, अक्वायर करेगा तो सबको अक्वायर। क्लियर? जब वो अक्वायर करेगा तो उसको कहेंगे ग्रोइंग फेज, और जब रिलीज करेगा तो कहलाएगा श्रिंकिंग फेज। क्लियर?
अभी मैं 3 प्रॉब्लम बताऊंगा और उन 3 प्रॉब्लम के 3 सॉल्यूशन बताऊंगा। पहले प्रॉब्लम को समझिएगा तो सॉल्यूशन समझ में आएगा। पहला प्रॉब्लम है लास्ट अपडेट प्रॉब्लम। ट्रांजैक्शन को देखें गौर से। इस ट्रांजैक्शन के अंदर हो क्या है, T1 ने क्या किया, ट्रांजैक्शन स्टार्ट की, उसके पहले T2 स्टार्ट हो गई, ऐसे ही है। कौन बता रहा है, टाइम स्टेप। टाइम T1 पे क्या हुआ, बिगिन ट्रांजैक्शन हुआ, बैलेंस रीड किया। बैलेंस कितना था, 100 बैलेंस को जब रीड किया, रीड करने के बाद उसने क्या किया, 100 + 100 कर दिया, कितना हो गया 200। T2 टाइम पे T1 ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो गई, उसने रीड किया, बैलेंस कितना मिलेगा यहाँ पे 100। 100 में से कितना माइनस किया उसने 10, तो कितना हो गया 90। इसने राइट क्या किया 200 और इसने राइट किया 90, तो 200 ओवर राइड हो गया। तो जो T2 ने 100 प्लस किया था वो तो ज़ाया हो गया, क्योंकि T1 ने 100 में से 10 माइनस करके 90 लिखवा दिया। तो क्या हुआ, जो डेटा अपडेट हुआ था क्या हो गया, लॉस्ट हो गया। क्लियर है, प्रॉब्लम समझ में आ गया। प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 2, अनकमिटेड डिपेंडेंसी। अनकमिटेड डिपेंडेंसी प्रॉब्लम, ट्रांजैक्शन 3 और ट्रांजैक्शन 4। ट्रांजैक्शन 4 स्टार्ट हुई, T1 पे बिगिन हुआ, रीड किया, बैलेंस x कितना मिला, बैलेंस x = x बैलेंस x + 100 कितना हुआ 200। अब इसने इसको क्या किया, राइट किया, कितना हो गया। अब T4 ने रीड किया, बैलेंस कितना मिला 200। इसके राइट करवाने के बाद रीड किया ना 200, माइनस किया 10, 200 में से 190 हो गया। ट्रांजैक्शन T4 जाके आगे रोल बैक हो गई, कितनी हो गई, रोल बैक हो गई। तो रोल बैक हो गई तो 190 कहाँ से आया फिर, वो जो +100 उसने किया था वो तो ज़ाया हो गया। ट्रांजैक्शन जब रोल बैक हो गई, अंडू हो गई, तो 100 प्लस वाला कहाँ से लाएंगे आप, ज़ाया हो गया ना। क्लियर। तो ये कहलाता है अनकमिटेड डिपेंडेंसी। ठीक है, सबको क्लियर हो गई। इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा जोक सुना दूं ना, याद रहेगी, है ना। जोक नहीं, एग्जाम्पल ऐसी सुना दूं जो इंटरेस्टिंग रहेगी। मैंने लेट्स सपोज अलादीनो ना, लेट्स सपोज अलादीनो को इसके बाप, एक्सक्यूज मी, सुनेंगे तो मज़ा आएगा, अगर आप वैसे करेंगे तो एग्जाम्पल भी समझ में आ जाएगी। अलादीनो को इसके फादर ने कहा कि जी तुम BS कर लो, फिर उसके बाद मैं तुम्हें कंपनी खुलवा के दूंगा, 50 लाख रुपए दूंगा, ठीक है। मैंने सोच लिया भाई मुझे पैसे मिलेंगे और मैं कंपनी खोलूँगा सॉफ्टवेयर हाउस। तो उसने रख लिया असिस्टेंट किसको रखूँगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर किसको रखूँगा, कमिट कर लिया लोगों के साथ। तो जब मैं डेवलपर रखूँगा उसको मैं असिस्टेंट रखूँगा, उसको उसको CTO बनाऊँगा, कमिटमेंट कर ली, ठीक है जी। तो उसकी बेसिस पे उसने अपने दोस्तों को जो कमेंट की, माजिद सुमरो को जो है उसने माजिद सुमरो को मैनेजर रख लिया। तो माजिद सुमरो को जब मैनेजर रख लिया तो एक्सक्यूज़ मी, अब माजिद सुमरो को मैनेजर रख लिया, उसको कहा भाई तुम्हें मैं 3 लाख रुपए सैलरी दूंगा पर मंथ। तो उसने जाके घर बताया भाई मुझे तो जॉब मिल गई पहले ही, अभी तो सेमेस्टर 4 में है, जॉब मिल जाएगी। तो उसकी बेसिस पे जनाब उसकी मंगनी हो गई, तुम्हारी नहीं, माजिद सुमरो की बात, हाँ हाँ, उसकी मंगनी हो गई। हाँ कल भी सुनाया था ना मैंने, आज नाम के लाग लेके साथ सुना रहा हूँ ना, थोड़ा मज़ा आएगा आफ्टरनून वाली क्लास, है ना। अब रोल बैक हो जाएगा ना, जब रोल बैक होगा तो सर सब कुछ कैंसिल हो गया। तो एक्सक्यूज़ मी, अब अगर रोल बैक हो गया तो ये जो 190 है ये अनकमिटेड डेटा है,
अनकमेंटेड डिपेंडेंसी की वजह से ये प्रॉब्लम आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो आप इसको समझें जहन में कि कितना प्रॉब्लमेटिक है। इस प्रॉब्लम को भी रिजॉल्व करना है हमें। अगर कल भी सुनाया था फिर मतलब ये लेक्चर कल भी पढ़ाया होगा। चलिए, इनकंसिस्टेंसी एनालिसिस प्रॉब्लम। अब क्या होगा इनकंसिस्टेंसी में, क्या होगा देखिए, मैं कोशिश करता हूँ तीनों सेक्शन में एक ही जैसी एग्जांपल दूँ, ताकि ना ये ना हो कि हमें अच्छे वाली सुनाई जिसको उनको वाली सुनाई। तो मुझे याद नहीं था कि मैंने कल यहाँ सुनाई है। हाँ तो चलिए जी, अब आया तीसरी एग्जांपल पे। तीसरी प्रॉब्लम है कि इनकंसिस्टेंसी एनालिसिस। इसमें हमने ट्रांजैक्शन T5 और T6 ली, बैलेंस है X, Y और Z। बैलेंस X, Y और Z के दरमियान एक और वेरिएबल ले लिया जो है सम। सम इनिशियली 0 है, तो T6 ने एक्सेस किया, स्टार्ट हुई ट्रांजैक्शन, सम इज इक्वल टू 0। रीड करेगा बैलेंस X, बैलेंस X इज इक्वल टू 100 मिलेगा, तो सम में इसको ऐड कर देगा 100 को, तो सम कितना हो गया 100। सम में ऐड करेगा ना, बैलेंस को X को ऐड करेगा सम में, सम कितना हो गया 100। फिर रीड करेगा Y को, Y कितना था 50 ऐड करेगा सम में, कितना हो गया सम हो गया 150। ठीक है, जब ये काम ये कर रहा था तो उसी दौरान T6 टाइम पे, T3 टाइम पे रीड किया इसने बैलेंस X, कितना मिला 100 में से माइनस किया 10, कितना हो गया 90। रीड किया बैलेंस Z 25 में वो 10 क्या कर दिया प्लस कर दिया, तो कितना हो गया 35। ये 35 हो गया। अब ये 35 जब रीड करेगी T6, उसको Z की वैल्यू क्या मिलेगी 35, क्योंकि ये कमिट हो चुकी है, तो उसकी कितनी मिली 35। अब 35 में जब ये प्लस करेगा सम को, कितना हो गया 185। अब 185 जो डेटा मिला है इसको नोट करें, तो जो बैलेंस रीड किया Z को, ये कहाँ से मिला, इसने राइट किया था, राइट किया था ना इसने। अगर हम डेटा देखें टोटल जो माइनस हुआ है, यहाँ 100 इसने ऐड किया, 100 यहाँ से आ गया। होना क्या चाहिए था कि इसके पास जो डेटा मिलना चाहिए था वो अपडेटेड डेटा मिल गया इसको, जो कि इनकंसिस्टेंट होगा, क्योंकि अभी इसको डेटा जो मिला है इसने राइट करवाया, इसको फौरन मिल गया। ट्रांजैक्शन स्टार्ट कौन सी हुई थी पहले T6, दरमियान में कोई ट्रांजैक्शन आई, इसको डेटा देके चली गई, तो ओवरऑल डेटा हमारा गलत हो जाएगा। 185 नहीं होना चाहिए था। 185 कैसे होगा कि जब आपने 35 वैल्यू ली थी, वैल्यू तो 25 है उसकी, एक्चुअल तो 35 तो वहाँ से आई जो T5 ने राइट करवाया। तो ये प्रॉब्लम है इनकंसिस्टेंसी का। दिस प्रॉब्लम कैन बी अवॉइडेड फ्रॉम द T6 फ्रॉम रीडिंग बैलेंस X एंड बैलेंस Z until आफ्टर T5 कंप्लीट। होना ये चाहिए था कि ये बैलेंस कब रीड करता, एक बैलेंस वो रीड कर रहा है, देखिए एक बैलेंस रीड कर रहा है किससे पहले T5 से पहले, कौन से वाला X वाला, और एक बैलेंस रीड कर रहा है Z वाला जो कि बाद में है, यानी एक इसके अपडेट करने से पहले ले रहा है, एक इसके अपडेट करने के बाद ले रहा है। इस वजह से इनकंसिस्टेंसी हो गई। या तो टोटली बाद में लेता या सारे के सारे पहले लेता। आ रही बात समझ में नहीं आ रही? या तो T5 के डेटा अपडेट करने के बाद T6 डेटा लेता, या T6 के से पहले ले लेता। मतलब कुछ डेटा पहले ले रहा है, कुछ बाद में ले रहा है, इस वजह से इनकंसिस्टेंट हो रहा है। वजह क्या है उसकी इनकंसिस्टेंसी की? आइसोलेशन नहीं है। दो ट्रांजैक्शन चल रही हैं और दोनों आपस में दरमियान में ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन डेटा शेयर कर रही हैं। एग्जीक्यूशन के बाद डेटा शेयर करने में कोई इशू नहीं है। ड्यूरिंग शेयरिंग करना वो एसिड प्रॉपर्टी को वायलेट करता है, जो आपकी ट्रांजैक्शन की बेसिक की करैक्टरिस्टिक है। अगर वो ना हो तो ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगी। क्लियर है? आइसोलेशन। कैसे रिजॉल्व करें इसको? इसको रिजॉल्व करते हैं, पहली ट्रांजैक्शन को लेते हैं। पहली ट्रांजैक्शन कौन सी थी हमारी? लास्ट अपडेट।
हमने बैलेंस एक्स राइट कर लिया, कितना था, हम पहले लेंगे राइट लॉक, एक्स के ऊपर क्या लिया, लॉक, लॉक T2 को मिल गया, रीड लॉक रीड किया इसने, बैलेंस को 100 अपडेट किया। उस दौरान T1 ने कहा मुझे भी राइट लॉक चाहिए बैलेंस के ऊपर, तो कंकरेंसी कंट्रोल मैनेजर ने क्या कहा, वेट 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 चलता रहेगा, कब तक, जब ये प्लस 100 करेगा, राइट करवाएगा 200 और 200 राइट करवाने के बाद कमिट करेगा, अनलॉक करेगा, जब अनलॉक हो जाएगा तो इसको रीडिंग के लिए मिलेगा। तो अब इसको क्या मिला, 200 में से -10 किया 190, अब डेटा 190 हो गया। अब याद करें पीछे क्या था, 90 था, अब यह क्या है 190, क्योंकि दरमियान में जो 100 डेटा था वो ओवरराइड हो गया था, यहाँ पे ओवरराइड हमने नहीं होने दिया। हमने पहले कहा कि पहले T2 कंप्लीट हो, वो लॉक रिलीज करेगा तब T1 को लॉक मिलेगा। डन हो गया, एक प्रॉब्लम फिक्स हो गया जिसको अपडेट लॉस। दूसरा प्रॉब्लम था डिपेंडेंसी का, प्रिवेंटिंग द अनकमिटेड डिपेंडेंसी। ट्रांजैक्शन T4 स्टार्ट हुआ, राइट किया लॉक, रीड किया 100 में प्लस किया 100, 200 राइट किया 200, और उसके बाद क्या हो गया, रोल बैक। अब जब रोल बैक हुआ तो इसने डेटा मांगा, इसने कहा रीड लॉक, इसको क्या मिला, स्टॉप, इसने कहा वेट करो। पिछले वाले एग्जांपल में क्या था, जब ये रीड कर रहा था इसको 100 मिल जाता था, और जब वो रोल बैक होता था तो वो उसके 100 की बेसिस पे ही डिसीजन ले लेता था। लेकिन इस पर हमने क्या किया, वेट करवाया। अब इसने रीड किया तो क्या मिला, इसको दोबारा से 100 मिला, 100 में से माइनस किया 90 और 10 माइनस किया 90 हो गया, और वहाँ क्या हो रहा था 190, वहाँ क्या हो रहा था देखो 190, जो रोल बैक हो रहा था वो वैल्यू अनडू नहीं हो रही थी, तो इनकंसिस्टेंसी लॉस हो रही थी। और लास्ट पॉइंट है हमारा सम वाला। सम वाले में हम क्या कह रहे हैं, इनकंसिस्टेंसी एनालिसिस। अब देखें, बिगिन ट्रांजैक्शन T6 सम इज इक्वल टू 0, रीड लॉक मांगा उसने, रीड लॉक किसमें होगा, x100 मिल गया। अब जब ये रीड लॉक मिल गया इसको, तो सॉरी इसको नहीं मिला, उसको मिला पहले, उसने राइट लॉक मांगा T5 ने, तो राइट लॉक मिल गया इसको, रीड किया इसने, बैलेंस x100 मिल गया, माइनस किया 10, कितना हो गया 90। T6 ने रिक्वेस्ट की बैलेंस x को रीड करने की, तो इसको क्या मिला, वेट करो, वेट करें वेट करें वेट करें, कब तक, जब तक T5 कंप्लीट ना हो जाए। T5 ने बैलेंस x को -10 कर दिया, T5 ने z लिया, उसको +10 कर दिया, जब +10 किया तो 25 से 35 हो गया। अब T6 काम करेगा अपना, अब T6 को बैलेंस x कितना मिला 90, क्योंकि अपडेट कर दिया ना इसने, T5 ने माइनस कर दिया 10, तो ये अपडेटेड वैल्यू मिला 90। 90 को जब प्लस करेगा सम में कितना होगा, सम 90, सम 90 ऐड किया उसमें, सम हो गया 90। एंड देन जब सम 90 हो गया उसके बाद इसने रीड किया y को, y कितना था 50 ऐड किया 40, 140 हो गया। z को रीड किया, z कितना था 35, और 35 को जब उसने ऐड किया 175, एक्चुअल वैल्यू ये है। तो इसमें इनकंसिस्टेंसी नहीं हुई। पिछले वाले एग्जांपल में क्या हो गया था, इनकंसिस्टेंसी हो गई, ठीक हो गया।